हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई ट्रेड के पेपर नंबर 8 की। यानी कि ये जो पेपर नंबर 8 है आपका, ये सेकेंड ईयर का आपका पेपर नंबर 2 है। क्योंकि ऑल सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे वीआई ट्रेड के, तो ये पेपर नंबर 8 होता है आपका। क्योंकि आपका जो सीरियल नंबर 1 से लेकर के 6 तक के जो पेपर होते हैं वो आपके फर्स्ट ईयर के होते हैं, और 7 से लेकर के आपके जो 12 तक होते हैं ये आपके सेकेंड ईयर के होते हैं। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो नंबरिंग है पेपरों में, वो आप अगर देखेंगे तो 1 से 6 तक फर्स्ट ईयर और 7 से लेकर के 12 तक ये आपका सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का ये पेपर नंबर आप 2 कह लीजिए, या इसको ऑल सब्जेक्ट की बात करें तो पेपर नंबर 8 कह लीजिए। ये जो सब्जेक्ट है आपका टीचिंग एक्सपेंडेड कोर कैरिकुलम टू चिल्ड्रन विथ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मिलान करते हुए आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 20 जून से आप लोगों का पेपर स्टार्ट है। पहला पेपर आपका रहेगा पेपर नंबर 7, जो सेकेंड ईयर वाले हैं, और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनका पेपर नंबर 1 रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं हमें आज क्या कुछ पढ़ना है। इसके पहले हम लोगों ने जो भी इसमें वीडियो कंप्लीट किया है वो किया है हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के। लगभग आपको 124 क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। यहीं से आपको सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको बाहर से या अलग से कोई भी आपको अदर चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये 5 से 6 वीडियो जो आपको दी गई हैं इसको पढ़ लिए, तो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे आप बहुत ही आसानी से और अच्छे से कर ले जाएंगे बिना नंबर गंवाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी हम जब ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करेंगे तो इसमें कभी कभी आप लोगों के ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे हम एक ही वीडियो में मैराथन क्लास में इसको हम एक साथ पढ़ लेंगे, ताकि हमें 2-3 वीडियो पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा आज का ट्रू फॉल्स का, ये क्या है कि अंधे और कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। तो ये गलत बात है। हर एक छात्र के जो उन्होंने साल भर में पढ़ा है, 6 महीने में पढ़ा है, 1 महीने में पढ़ा है, सबका मूल्यांकन करना पड़ता है। हर एक छात्र का मूल्यांकन आपको करना पड़ता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि विस्तारित मुख्य पाठ्यक्रम उन कौशलों पर जोर देता है जो सामान्य पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विस्तारित मुख्य पाठ्यक्रम मुख्य रूप से अकादमिक विषयों पर केंद्रित है। तो मुख्य रूप से ये केवल अकादमिक विषयों पर केंद्रित है ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्लस पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय शामिल हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्लस पाठ्यक्रम जो एक बनाया जाता है इसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबको शामिल किया जाता है और सभी सब्जेक्ट्स पर यहाँ पे जोर दिया जाता है पढ़ाने में। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ये सारे क्वेश्चन हम काफ़ी फास्ट तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। अब 20 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हैं, तो इसलिए आप लोग जितना फास्ट तरीके से आप रिवीजन कर लें उतना ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो ये एक साथ सारी वीडियो इसमें दी जाएंगी आपको, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम होगा और आप इन्हीं वीडियो से अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विस्तारित मुख्य पाठ्यक्रम में वयस्क में सफलता के लिए आवश्यक कौशल शामिल है। तो सही बात है ये, क्योंकि जब आप वयस्क हो रहे होते हैं उस समय अगर सफल होना चाह रहे हैं तो उसमें आपके लगभग सभी कौशल शामिल होते हैं, सभी चीज़ों को सीखना अनिवार्य होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्लस पाठ्यक्रम और विस्तारित मुख्य पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, दोनों में अंतर है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि अवधारणा निर्माण अमूर्त विचारों को समझने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। अवधारणा निर्माण जो है वो अमूर्त विचारों को भी समझने की प्रक्रिया को यहाँ पे दिखाता है, क्योंकि जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं उस चीज़ को भी ये बताता है, और जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होती हैं उसको भी ये कल्पना कराता है। तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि अवधारणा निर्माण केवल वयस्कता में होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये बच्चों में भी होता है, केवल वयस्क लोगों में ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि अवधारणा निर्माण के चरणों में जागरूकता, अन्वेषण और निपुणता शामिल है। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें जागरूक होंगे बच्चे और उन सभी चीज़ों को समझेंगे और समझ करके उसमें निपुण होंगे तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सत्य साबित होंगी। जब भी आप क्वेश्चन को करिए तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, और उसको पढ़ करके उसका निचोड़ क्या निकल रहा है इसको जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा। आप उसको अच्छे से सत्य असत्य के रूप में उसको पहचान सकते हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि दृष्टिहानि अवधारणा निर्माण को प्रभावित नहीं करती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये अवधारणा निर्माण को प्रभावित करती है। दृष्टिहान से बच्चे में काफ़ी कुछ चीज़ें वो सीख नहीं पाते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने से वंचित रह जाते हैं, और अपने समाज में एक तरीके से वो वहाँ पे सर्वाइव भी करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि उनमें बाधाएं नहीं आती हैं, बाधाएं बहुत सारी देखने को मिलती हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि दृष्टिहान स्थानिक जागरूकता और दृश्य अवधारणाओं को समझने को प्रभावित कर सकती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिहानि अवधारणा निर्माण को प्रभावित करती है लेकिन अकादमिक प्रदर्शन को नहीं। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये दोनों को प्रभावित करती है। केवल अकादमिक अगर हम बात करेंगे या केवल अवधारणा की बात करेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगी। दोनों अलग अलग नहीं है, एक में करके आपको अगर पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए अवधारणाएं विकसित करने में स्पर्श संबंधी अनुभव अप्रासंगिक हैं। तो अप्रासंगिक नहीं है, ये प्रासंगिक हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले छात्रों में अवधारणा विकास के लिए मौखिक विवरण अप्रभावी है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल मौखिक चीज़ें ही अगर आप बताएंगे बच्चों को तो भी बच्चे नहीं सीख पाएंगे, केवल लिखित चीज़ें ही बताएंगे तो भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सारी चीज़ें यहाँ पे कंपलसरी होती हैं बच्चों के लिए, और जब सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र में रखी जाएंगी और उसके साथ में बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो वो चीज़ें सही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले छात्रों में अवधारणा विकास के लिए बहुसंवेदी दृष्टिकोण फायदेमंद होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। जब तक आप बहुसंवेदी यहाँ पे दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे कि बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, कौशल पे ध्यान नहीं देंगे, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, इन सब पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर बच्चों को आप कुछ अच्छे से सिखा नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, सभी दृष्टिकोण यहाँ पे फायदेमंद हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि स्पर्श विभेद ब्रेल लिपि पढ़ने के लिए एक आवश्यक पूर्व अपेक्षित कौशल है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि ब्रेल लिपि पढ़ने के लिए दृश्य कौशल आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दृश्य कौशल यहाँ पे आवश्यक नहीं है। ब्रेल लिपि पढ़ने के लिए दृश्य कौशल की आवश्यकता भी होती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आवश्यक होता भी है, और जो बच्चे नहीं देख पाते हैं वो तो आप जानते ही हैं कि छू करके, महसूस करके वो लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लगभग ब्रेल लिपि दोनों लोग पढ़ते हैं, जो देख पाते हैं वो भी, जो नहीं देख पाते हैं वो भी। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, अगर वहाँ निगेटिव है तो आप उसी के हिसाब से ऑप्शन लगाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि ब्रेल सीखने के लिए सूक्ष्म मोटर कौशल महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सूक्ष्म मोटर कौशल ही सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि उंगलियों का प्रयोग करके ही ब्रेल लिपि पढ़ी जाती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि ब्रेल पढ़ने की तत्परता के लिए बाएं से दाएं प्रगति की अवधारणा से परिचित होना महत्वपूर्ण है। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रेल पढ़ने के नियम भी अलग हैं और ब्रेल जो लिखने के नियम हैं वो भी अलग हैं। तो उसको जब तक आप जानेंगे नहीं, ना ही आप लिखना जान पाएंगे, ना ही आप पढ़ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की कि ब्रेल लिपि पढ़ने की तैयारी के लिए किसी भी स्पर्शनीय सामग्री के संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो स्पर्श करके जो सामग्री आपके पास होती है उसकी आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि जब सारी चीज़ें आप जानेंगे, पूर्व ज्ञान होगा आपके पास, तभी आप ब्रेल लिपि पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि सुनने के कौशल का ब्रेल पढ़ने की तत्परता से कोई संबंध नहीं है। तो संबंध इसका है, सुनने के कौशल का प्रयोग हम ब्रेल पढ़ने में लगाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि संपूर्ण शब्द दृष्टिकोण का उपयोग ब्रेल लिपि में पढ़ना सिखाने में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 कि ब्रेल लिपि पढ़ाने के लिए ध्वनि विज्ञान एक व्यवहार विधि नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये व्यवहार विधि में आपके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि ब्रेल लिपि पढ़ाते समय व्यक्तिगत निर्देश अक्सर आवश्यक होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि पार्किंसंस ब्रेलर ब्रेल लेखन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य उपकरण है। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके माध्यम से आप जानते हैं कि ब्रेल लिखा जाता है। पार्किंसंस ब्रेलर के माध्यम से ब्रेल लिखा जाता है और एक सामान्य सा उपकरण होता है जिसके माध्यम से ब्रेल आसानी से सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि ब्रेल लेखन हमेशा स्लेट और स्टाइलस के उपयोग से शुरू किया जाना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। छोटे ब्रेल स्लेट भी आते हैं। ब्रेल स्लेट हमेशा आप इसको फर्स्ट रखेंगे कि ब्रेल सीखना है बच्चों को या ब्रेल सिखाना है बच्चों को, तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रेल लेखन के और भी उपकरण हैं जिनके माध्यम से बच्चों को ब्रेल लेखन सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि डिजिटल ब्रेल डिवाइस शुरुआती लोगों के लिए अनुशंसित नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये शुरुआती जो ब्रेल लेखन की प्रक्रिया होती है या ब्रेल डिवाइस जो है वो शुरुआती में इसको नहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि तेज़ी से पढ़ने की टेक्निक जो है वो ब्रेल पढ़ने की प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 कि समावेशी कक्षाओं में नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि समावेशी कक्षाओं में छात्रों के लिए ब्रेल लिपि में नोट्स लिखना संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि समावेशी कक्षाओं में छात्रों को ब्रेल लिपि नहीं सिखाया जाता, उसके माध्यम से नोट्स नहीं बनवाया जाता, क्योंकि आप जानते हैं कि समावेशी कक्षाओं में आपके जो सामान्य बच्चे होते हैं और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग में चाहे आपके बच्चे देख ना पा रहे हो, सुन ना पा रहे हो, या फिर वो पैर से दिव्यांग हो, वो हर तरीके से उसमें आपके दिव्यांग बच्चे शामिल होते हैं। उसमें आपके जो दृष्टिबाधित बच्चा होगा या कह लीजिए ब्लाइंडनेस का होगा, तो उस बच्चे को ब्रेल लिपि यहाँ पे सिखाई जाती है और उसी के माध्यम से उसको नोट्स बनवाया जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो फिर आप अच्छे से कर भी ले जाएंगे, क्योंकि समावेशी कक्षाओं में आपको पता है कि जितने भी छात्र होते हैं वहाँ पे सामान्य छात्र भी होते हैं और दिव्यांग भी छात्र होते हैं उसमें, तो उसी को समावेशी कक्षा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सामान्य हो या फिर केवल दिव्यांग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि स्मरण शक्तिवर्धक उपकरण
ब्रेल लिपि में नोट्स लिखने के कौशल में विकास में सहायक हो सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 31 कि संवेदी प्रशिक्षण का उद्देश्य दृष्टिहानि की भरपाई के लिए शेष इंद्रियों को बढ़ाना है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि संवेदी प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है कि जो बच्चे अपनी बची हुई शक्ति रख रहे हैं और उसका उपयोग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कोई ब्लाइंड बच्चा है और जो मतलब लो विजन का है और उसकी अभी थोड़ी बहुत भी देखने की क्षमता बची है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं डेवलप कराया जाता है कि उसकी जो बचे हुए कौशल हैं उसको उभार करके लाया जाए और उन कौशलों के माध्यम से वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाए। तो इससे क्या होता है कि अगर वो लो विजन का बच्चा है, उसके बची हुई इंद्रियों को अगर हम एक्टिव कर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो नहीं कर पा रहा था उस चीज़ को भी करने में वो सक्षम होता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि संवेदी प्रशिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि उसकी जो दृष्टि बची कुची है तो उसके माध्यम से शेष जो इंद्रियां हैं उसको भी एक्टिव कर दिया जाए, यानी कि जितना उसकी दृष्टि है वो ख़त्म हो चुकी है उसकी भी यहाँ पे भरपाई हो जाए। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32 कि कम दृष्टि वाले बच्चों की शिक्षा में स्पर्श विभेद महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे कम देख पाते हैं वो भी स्पर्श के माध्यम से सारी चीज़ें पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि श्रवण विभेद में विभिन्न ध्वनियों और उनके स्रोतों के बीच अंतर करना शामिल है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि घ्राण विवेक विभिन्न गंधों को पहचानने और उनमें अंतर करने की क्षमता है। तो घ्राण विवेक का मतलब यही होता है, घ्राण का मतलब होता है सूंघना, नाक से जो चीज़ें आप सूंघ रहे हैं वो आपका घ्राण इंद्रिय कहलाता है। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है कि अंधेपन से पीड़ित बच्चों के संवेदी प्रशिक्षण में स्वाद संबंधी विभेद महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं उनमें जो संवेदी प्रशिक्षण होता है उन संवेदी प्रशिक्षण को बहुत ही केयरफुली दिया जाता है कि वो एक एक चीज़ों में अच्छे से विभेद कर पाएँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 कि गतिज विभेद का तात्पर्य शरीर की स्थिति और गति के बारे में जागरूकता से है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कि अवशिष्ट दृष्टि वाले बच्चों को दृश्य विभेद प्रशिक्षण से बचना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अवशिष्ट दृष्टि वाले बच्चे होते हैं उनमें दृश्य विभेद अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो इसका उनको प्रशिक्षण लेना चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 38 आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि संवेदी एकीकरण पर्यावरण की पूरी समझ बनाने के लिए कई इंद्रियों के समन्वय में मदद करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 कि संवेदी प्रशिक्षण केवल अंधेपन से पीड़ित बच्चों के लिए प्रासंगिक है, कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए ये प्रासंगिक नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये दोनों के लिए आपके प्रासंगिक है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि अवशिष्ट दृष्टि का उपयोग विशिष्ट प्रशिक्षण अभ्यासों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है कि संवेदी प्रशिक्षण में स्पर्श और श्रवण विभेद कौशल एक दूसरे से असंबंधित हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि जब तक हम बच्चों को सुनने का प्रशिक्षण नहीं देंगे, स्पर्श करने का प्रशिक्षण नहीं देंगे, तब तक बच्चे अपनी बची हुई इंद्रियों को एक्टिव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की कि संवेदी एकीकरण बच्चे की सीखने और दैनिक कार्य करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो बच्चे देखने में असमर्थ होते हैं या कम देख पाते हैं उनके जो दैनिक जीवन में जो सभी एक्टिविटी होती हैं वो अक्सर प्रभावित देखने को मिलती हैं, वो अच्छे से उसको नहीं कर पाते हैं और बाधाएं बहुत सारी उनको देखने को मिलती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है कि स्थानिक जागरूकता और गतिशीलता विकसित करने के लिए गतिज विभेद महत्वपूर्ण है। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी स्थिति का ज्ञान करा रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ों में विभेद कर करके वो सारी चीज़ें समझानी होती है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है कि संवेदी प्रशिक्षण केवल स्पर्श कौशल के विकास पर केंद्रित होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 कि घ्राण और स्वाद संबंधी विभेद को बढ़ाने के लिए बच्चे के समग्र संवेदी अनुभव और सीखने में योगदान मिल सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है कि अभिविन्यास और गतिशीलता का शिक्षण व्यक्तियों को पर्यावरण के संबंध में उनकी स्थिति को समझने में मदद पर केंद्रित है। तो ये आपका सही हो जाएगा। जो भी बच्चे अपने पर्यावरण में जाते हैं सबसे पहले उस पर्यावरण को उसकी स्थिति को जानते हैं और वहाँ पे कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं इस चीज़ का वो पता लगाते हैं स्पर्श के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, और फिर वहाँ पे अच्छे से ओरिएंटेशन करते हैं और ओरिएंटेशन के माध्यम से भी उस स्थिति का पूरा ज्ञान वो लेते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 कि अभिविन्यास से तात्पर्य यह समझना है कि व्यक्ति स्थान में कहाँ स्थित है, जबकि गतिशीलता से तात्पर्य उस स्थान के भीतर सुरक्षित और कुशलतापूर्वक घूमने की क्षमता से है। तो यह आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी स्थिति का पूरा ज्ञान उस बच्चे को दे देते हैं तब वो स्वतंत्र रूप से उस पर्यावरण में विचरण कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए अभिविन्यास और गतिशीलता सिखाना मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंधे व्यक्ति आमतौर पर केवल श्रवण संकेतों पर ही निर्भर रहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, केवल श्रवण पे नहीं होते हैं, वो स्पर्श के माध्यम से भी सारी चीज़ें जानते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 49 कि अभिविन्यास सिखाने की टेक्निकों में श्रवण संकेतों का उपयोग करना शामिल है, जैसा कि यातायात की आवाज़ या आसपास की बातचीत। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 कि आउटडोर गतिशीलता टेक्निक सिखाने में अक्सर बाधाओं का पता लगाने के लिए सफ़ेद छड़ी का उपयोग करने की शिक्षा शामिल होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। आउटडोर में जब भी हम कोई चीज़ें बता रहे होते हैं तो वहाँ पर हम अक्सर केन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है कि प्री केन टेक्निक में बाधाओं का पता लगाने के लिए सरल हाथ के इशारे का उपयोग किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हाथ का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि दृष्टि मार्गदर्शक टेक्निक में दृष्टिबाधित व्यक्ति को मौखिक और शारीरिक मार्गदर्शन प्रदान करने वाला एक दृष्टिबाधित व्यक्ति शामिल होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो दृष्टि मार्गदर्शक टेक्निक होती है इसमें दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होता है उसको मौखिक और शारीरिक रूप से जो वहाँ पे उसका मार्गदर्शन किया जाता है, उसमें जो मार्गदर्शन प्रदान करता है वो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी शामिल वहाँ पे हो सकता है। ऐसा नहीं केवल साइटेड गाइड ही वहाँ पे शामिल हों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है कि सुरक्षात्मक तकनीकों में ढलान या असमान सतहों का पता लगाने के लिए बेंत का उपयोग करना शामिल है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 है कि संकेत और स्थल चिन्ह अभिविन्यास संकेत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग इंडोर और आउटडोर दोनों वातावरणों में किया जा सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। संकेत और जो ये स्थल चिन्ह बनाए जाते हैं ये आउटडोर और इंडोर दोनों में बनाया जाता है, क्योंकि घर में भी बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं तो उसके लिए उनको वो स्थिति का ज्ञान कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि स्पर्शनीय मानचित्र अभिविन्यास और गतिशीलता सिखाने के लिए उपयोगी उपकरण है जो स्पर्श के माध्यम से स्थानिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श के माध्यम से भी और गति जो वहाँ पे बच्चा कर रहा होता है, घूम रहा होता है, घूमकर स्पर्श के माध्यम से सारी चीज़ों को जान रहा होता है, वो वहाँ की पूरी स्थिति को जानकारी अपने दिमाग में सेट कर लेता है। बाद में फिर वहाँ पे स्वतंत्र रूप से वो घूम सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56
कि श्रवण मानचित्रों का उपयोग मुख्य रूप से बाहरी स्थानों पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों को ध्वनि संकेतों का उपयोग करके नेविगेट करने में सहायता करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है कि इको लोकेशन में ध्वनि तरंगों का उपयोग करके पर्यावरण में वस्तुओं या बाधाओं का पता लगाना शामिल है, ठीक उसी तरह जैसे चमगादड़ नेविगेट करते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 है कि इको लोकेशन टेक्निक सिखाना अभिविन्यास और गतिशीलता निर्देश में एक मानक अभ्यास है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोई डिसाइड नहीं किया गया है कि नहीं, ये मानक के तहत ही ये सारी चीज़ें की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है कि सुरागों और स्थलों का महत्व विभिन्न वातावरणों में उनकी स्थिरता और विश्वसनीयता में निहित है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है कि दैनिक जीवन में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभिविन्यास और गतिशीलता निर्देश अभिन्न अंग हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि दैनिक जीवन कौशल का अर्थ महत्व और आयु उपयुक्त वर्गीकरण सार्वभौमिक अवधारणाएं हैं जो संस्कृतियों के बीच महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं होती हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62 कि दैनिक जीवन कौशल सिखाने की तकनीकें विद्यार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर व्यक्तिकृत की जानी चाहिए। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है कि व्यक्तिगत स्वच्छता, सौंदर्य, सामाजिक शिष्टाचार तथा घरेलू कार्य, खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े धोना आदि दैनिक जीवन प्रशिक्षण के आवश्यक घटक होते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। डीएलएस में आपके सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी कार्य होते हैं आपके व्यक्तिगत के, वो आपके किस में आते हैं? डेली लिविंग स्किल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है कि सहायक प्रौद्योगिकी केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संदर्भित करती है और इसमें गैर इलेक्ट्रॉनिक सहायक शामिल नहीं होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है कि सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्यतः क्षमताओं को बढ़ाने के बजाय कमियों की भरपाई के लिए किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास दृष्टि नहीं है तो फिर सहायक उपकरण अगर आप ले लेंगे तो आपके पास दृष्टि आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी पूरी ये भरपाई कर देगा, बस एक सहायता के रूप में वो आपके पास कार्य कर रहा होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66 कि टेलर फ्रेम का उपयोग मुख्य रूप से स्थानिक अवधारणाओं और स्पर्श संबंधी विभेद को सिखाने के लिए किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है कि अबेकस अपनी दृश्य प्रकृति के कारण अंधेपन या कम दृष्टि वाले बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अबेकस के माध्यम से बच्चों को गणित की प्रक्रियाएं सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है कि स्पर्शनीय रूलर और कंपास जैसे ज्यामितीय उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों को ज्यामितीय अवधारणाएं सिखाने के लिए आवश्यक उपकरण हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि स्पर्शनीय जो रूलर है या कंपास है ये सब चीज़ें गणित में आपके ज्यामिति में उपयोग की जाती हैं और इससे काफ़ी कुछ बच्चों को सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है कि दैनिक जीवन की गतिविधियों को सिखाने में स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और आत्म निर्णय कौशल को बढ़ावा देना शामिल है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए सामाजिक कौशल प्रशिक्षण में अक्सर गैर मौखिक संकेतों के बजाय मौखिक संचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है कि यदि कम दृष्टि वाले बच्चे आवर्धन का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं तो उनके लिए सहायक उपकरण आवश्यक नहीं है। तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों के लिए उपकरण आवश्यक नहीं है, उपकरण के माध्यम से ही ये चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है कि खाना पकाने के कौशल को आमतौर पर आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दैनिक जीवन कौशल प्रशिक्षण में शामिल किया जाता है। तो ये आपका सही है, क्योंकि खाना पकाना या घर के जो कार्य होते हैं उन सभी को डीएलएस में ही शामिल किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है कि सहायक प्रौद्योगिकी शैक्षिक सामग्री तक पहुंच को बढ़ा सकती है लेकिन सामाजिक एकीकरण कौशल में सुधार नहीं कर सकती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 74 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले छात्रों को विज्ञान की अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए स्पर्शनीय और ग्राफिक्स का उपयोग आवश्यक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक शिष्टाचार को समझना और उसका अभ्यास करना सार्थक सामाजिक संपर्क और संबंध विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ में आपका ये 75 क्वेश्चन जो हैं आपके, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में से ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो इसको आप लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और इसी में से आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप अच्छे से कर ले जाएंगे, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। 20 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। अगर आप अभी भी तैयारी में नहीं जुटे हैं तो आप लोग तैयारी में लग जाएं और चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। इसलिए स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल चल रहा है उस पर भी आप जा कर के ज्वाइन कर लें और वहाँ से जो भी नोट्स आपको नहीं है आपके पास वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो चाहिए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपकी मदद यहीं तक कर सकती हूँ कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। बाकी पढ़ने का काम आपका है। आप लोग जल्द से जल्द पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अब 10 दिन का समय है, 10 दिन में आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो अच्छे से पेपर भी हो जाएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो तब तक हमें आज्ञा दें और आप लोग जो पढ़ाई में नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट में उसको ज़रूर डालें, उसको आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें।